ओके, तो अभी हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से वो सेंटर ऑफ मास को खोजा जा सकता है। दो तरीका है। पहला तरीका होता है प्रैक्टिकल मेथड और दूसरा तरीका होता है थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड इज मोर यूजफुल क्योंकि प्रैक्टिकल मेथड में हम लोगों को ऑब्जेक्ट को पकड़ के घुमाना पड़ सकता है। अगर कोई तुमसे बोले कि एक बस का निकालो, कोई बस या कार, उसका अगर सेंटर ऑफ मास निकालो तो उसको पकड़ के हम लोग घुमा नहीं सकते। इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल। फिर भी तरीका जो है बताते हैं तुम लोगों को। प्रैक्टिकल मेथड सेंटर ऑफ मास निकालने का सिंपल सा होता है। क्या करेंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्या करेंगे, यहां पे इसको बांध देंगे और बांध के झुला देंगे, एक धागे के साथ बांध के झुला देंगे और ये सिंपली ऐसे झूलता हुआ रहेगा। और वही धागे में हम लोग क्या करेंगे, एक पत्थर बांध के झुला देंगे। वो पत्थर हम लोग को बताएगा कि वर्टिकल एक्सिस कहां पर है। तो पूरा वर्टिकल में हम क्या करेंगे, एक दाग बना देंगे, ऐसे करके दाग लग जाएगा। फिर दूसरा कोई पॉइंट लेंगे हम लोग और वो दूसरे पॉइंट में भी हम लोग सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे और सेम प्रोसेस अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि यहां से यहां तक फिर से एक बन जाएगा। और तीसरा, कम से कम 3 पॉइंट्स हम लोग को चाहिए। तो 3 पॉइंट जैसे यहाँ बना देंगे, हम लोग देखेंगे तीनों के तीनों एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहे हैं, वो जगह हो जाएगा हम लोगों का सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? ये हो गया हम लोगों का प्रैक्टिकल मेथड निकालने का। अब ये इर्रेगुलर बॉडीज के लिए है, यानी अगर इसको हम फ्लो चार्ट बना के समझाने की कोशिश करें तो ये समझना, इन ऑर्डर टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास, यानी टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, दो मेथड है इसमें। पहला हो गया हम लोगों का प्रैक्टिकल मेथड, और दूसरा हो जाएगा हम लोगों का थियोरेटिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड में अगर हम लोगों का रेगुलर शेप का बॉडी हो तो इसके लिए हम लोगों को कुछ वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेगुलर शेप का मतलब एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। उस डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप का ज्योमेट्रिकल सेंटर वही होता है सेंटर ऑफ मास। अगर एक रिंग ले लिए तो उसका बीच वाला हिस्सा, अगर एक रेक्टेंगल ले लिए तो उसका बीच वाला हिस्सा, ट्रायंगल ले लिए तो उसका पूरा बीच वाला हिस्सा, ये बीच वाले हिस्से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो कोई भी रेगुलर फिगर का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही हो जाता है उसका सेंटर ऑफ मास। अब इरेगुलर अगर फिगर दे दिया गया, इरेगुलर सरफेस, तो उसके लिए हम लोग वो मेथड करना पड़ेगा जो भी अभी तुम लोग को हम बताएं, यानी इरेगुलर शेप अगर रह गया तो। अब आता है थ्योरेटिकल मेथड। ये जो थ्योरेटिकल मेथड है ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा कठिन है और इसको समझना बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग, कोशिश करेंगे इजी वे में इसको बताने का, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को यहां पे लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, लोकेशन निकालना है। अब लोकेशन निकालने के लिए हम लोगों को ओरिजिन स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक, ओरिजिन के बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले एक टर्म हम लोग को सीखना, उसको सीख लेते हैं, जिसे कहते हैं मोमेंट ऑफ या मोमेंट। इंग्लिश शब्द मोमेंट नहीं है ये, फिजिक्स में इसको मोमेंट कहेंगे। एक्चुअली में मोमेंट का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का इफेक्ट को कहते हैं हम लोग मोमेंट। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे समझाने की कोशिश करें, मान लो यहां पर ये एक लंबा सा स्टिक है, ये एक पिवट पॉइंट बनाते हैं और यहां पे कुछ बैलेंस करने के लिए इक्वल लेंथ का एक और स्टिक लगा देते हैं। अब यहां पे अगर हम लोग कोई फोर्स देते हैं, से F1, जो कि पिवोट पॉइंट से दूरी R1 पे है, और यहां पर एक फोर्स देते हैं F2, जो कि पिवोट पॉइंट से दूरी R2 पे है, तो ये बैलेंस कब होगा? सिंपल शब्दों में, यहां पकड़ के हम इसको नीचे टान रहे हैं और यहां पे पकड़ के हम इसको नीचे टान रहे हैं। दोनों को नीचे अगर टान रहे हैं तो या तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, या तो ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। कब ये नीचे जाएगा? जब ये फोर्स बड़ा रहे ये फोर्स कम रहे तो ये नीचे जाएगा, जब ये फोर्स बड़ा रहे ये फोर्स कम रहेगा तब ये नीचे जाएगा। बड़े आसानी से हम लोग कह दिए, बट ये तो हम लोगों ने पकड़ा ही नहीं।
इमेजिन करो यहाँ पे अगर ये दोनों इस तरह से बराबर रखा हुआ है, इसको इजीली सेम फोर्स से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट यही अगर यहाँ पे रख दिए तब इसको नीचे ले जाने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा और इसको ऊपर हम आराम से लेके चले जा सकते हैं, लेकिन इसको नीचे लेके जाने के लिए हमको ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो और अच्छे समझ सकते हो, मान लो ये गेट है, ये गेट को अगर दूर यहां से पकड़ के खोलने की कोशिश करोगे तो आराम से खुल जाएगा, लेकिन इसी गेट को यहां से ठेलने की कोशिश करो, करीब में जहां पिवोट पॉइंट दिया हो वहां से उसको ठेल के खोलने की कोशिश करो, फोर्स ज्यादा लगेगा। यानी ये डिस्टेंस भी मैटर करता है। जो तराजू हम लोग बाजार में देखें, दुकानों में रहता है, जहां पे हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं हम लोग को माप के देता है, वहां पे ये डिस्टेंस तो बराबर रखा जाता है। जहाँ पे वजन चोरी करने की बात आती है वहां पे लोग अक्सर ये देखते हैं कि जो वजन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बटकरा कहते हैं, उसको जिसका इस्तेमाल करते हैं लोग उसको देखते हैं कि वो सही है कि गलत है, लेकिन कभी भी ये लेंथ नहीं मापते हैं। ये लेंथ में अगर हम लोग गड़बड़ कर दे तो वजन में चोरी किया जा सकता है आराम से। तो जनरली सर्टिफाइड अगर ये रहता है तो ये लेंथ बराबर रहता है, लेकिन जैसे कि रद्दी वाला जब आता है हम लोग को पेपर बेचने के लिए, या फिर पुराने जमाने में जो अनसर्टिफाइड तो तराजू हुआ करता था उसके ये वाले लेंथ को ऑल्टर कर दिया जाता है। इससे पकड़ में भी नहीं आएगा, बस छोटा सा 1 सेंटीमीटर का भी घसकाने से बहुत ज्यादा वजन का फर्क आ सकता है वहां पे। तो ये चीज तो ध्यान में रखना पड़ता था। खैर अब तो हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, तो वहां पे अलग तरह का चोरी होता है, इस तरह से नहीं चोरी होती है। वहां पे प्रोग्राम कर दिया जाता है, 1 किलो के बदले 900 को 1 किलो दिखाएगा तो 900 1 किलो ही दिखाएगा, 100 ग्राम उसका हो गया। कुछ वहां पे कोई आर्ग्यूमेंट कर भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको नीचे लेके जाना है तो ये फोर्स भी ज्यादा होना पड़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, हमको आर की भी ध्यान देनी पड़ेगी कि ये क्या है, ये किस तरह से बड़ा है कि छोटा है। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट होगा यहाँ पे, उसी इफेक्ट को कहते हैं मोमेंट। मोमेंट का मतलब हो गया कि एंगुलर इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है, इस फोर्स का उस एंगुलर इफेक्ट को कहते हैं मोमेंट। किसी भी चीज का मोमेंट निकाल सकते हैं, यहाँ पे फोर्स का मोमेंट निकालोगे तो इसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। अगर इसके बदले मास यहाँ पे रख दिए तो उसका अगर निकालेंगे तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ मास। अगर मोमेंटम ले दें इसका तो हो जाएगा मोमेंट ऑफ मोमेंटम। किसी भी चीज का मोमेंट निकाल सकते हैं। मोमेंट निकालते कैसे हम लोग, जो चीज का मोमेंट निकाल रहे हैं पिवोट पॉइंट से उसकी दूरी जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंट निकल के आ जाएगा। इन दिस केस मोमेंट क्या हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा, और एक चीज, मोमेंट का डायरेक्शन, जो रोटेशन का डायरेक्शन है, रोटेशन का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको हम उस मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, और अगर क्लॉकवाइज हुआ तो उस मोमेंट को हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। जैसे कि पिवोट पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जब नीचे जाएगा तो ये सर्कल कैसा बना रहा है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का बना रहा है कि नहीं, ये नीचे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बना रहा है, तो इसके इस नीचे जाने के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और ये जब नीचे जाएगा तो ये जब नीचे जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये गोल घूम जाएगा ऐसे करके, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव मानेंगे, क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ये वो लोग बहुत अच्छे समझ पाएंगे जो लोग आईसीएसई से है, क्योंकि ये क्लास 10 के आईसीएसई में इसका बहुत ही डिटेल से एक चैप्टर था हम लोग का, और उसको बहुत अच्छे से हम लोग करते थे। जनरली वहां पे हम लोग बैलेंस करना ही निकालते थे, इधर इतना मास रखें, इधर इतना मास रखें तो कब बैलेंस होगा, कैसे बैलेंस होगा, कितना का डिस्टेंस रखना पड़ेगा, इस टाइप का बहुत ही डिटेल में एक चैप्टर था वहां पे, वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर भी यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये बैलेंस हो पूरी तरीके से, ऐसे और ऐसे बैलेंस रहे, तो हमको वो इक्वेशन लिखना पड़ेगा कि F1 इंटू R1 यानी एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज का मोमेंट F2 इंटू R2, ये हो जाएगा। अब ये बराबर हो जाएगा तो ही समझना ये बैलेंस रहेगा। अगर हम इसको इधर घसका दिए, R1 को अगर कम कर दिए तो F1 को बढ़ना पड़ेगा ताकि इसके बराबर ही रह जाए। ये अगर घट रहा है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए इधर F2 इंटू R2 रिजल्ट दे रहा है 8, और इधर F1 है 2 और ये है 4, तो अगर हम इसको कम कर दे रहे हैं, 4 के बदले इसको 2 कर दिए, तो 8 लाने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको। यानी अगर इसको हम कम कर दिए तो हमको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा ताकि इसके बराबर ये रह सके। तो जितना इसको कम करोगे ये उतना ही बढ़ेगा, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये कमेगा। यही नॉलेज तो हम लोग रखते हैं अभी।
और यही नॉलेज तो हम लोग लगाएंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के काम में। तो चलो अब सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। मोमेंट का अगर आइडिया मिल गया हम लोगों को तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग मास पकड़ रहे हैं, सेंटर ऑफ मास यानी मास लेकर काम करेंगे। तो मोमेंट ऑफ मास का वहां पे हम लोग का काम निकालना पड़ेगा। जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स निकाले, मोमेंट ऑफ मास वहां पे निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ मास क्या होगा देखो, सपोज 3 ठो पॉइंट लेते हैं हम लोग। 3 ठो पॉइंट का अगर हम लोग ये निकालने जाएंगे सेंटर ऑफ मास, ये एक पॉइंट ले लिए, ये एक पॉइंट ले लिए और ये एक पॉइंट ले लिए। लेट दिस बी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, मास m1, m2 एंड m3। अब जैसे ही वहां पे तुम लोगों ने देखा था कि r नाम का एक चीज था, डिस्टेंस, यहां पे हम लोग r कहां से लेंगे? पिवट पॉइंट क्या है? एक्चुअली में वो जो पिवट पॉइंट हम लोग वहां पकड़ रहे थे, दैट पिवट पॉइंट वाज ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब अब क्या होता है? सीधा सीधा बात है, मान लो जैसे कि अगर तुम लोग से बोला जाए कि ये पॉइंट कितना दूर पे है बताओ, तो ये क्वेश्चन का आंसर कोई दुनिया में नहीं दे पाएगा, ये पॉइंट कितना दूर है बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है। यहां पे हम लोग को बोलना पड़ेगा ये पॉइंट किससे कितना दूर है, या कोई पॉइंट बताओ, या कोई एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, तभी तो हम इसका दूरी माप के बता सकते हैं। यानी एक ओरिजिन जब तक अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग किसी भी चीज का पोजीशन या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट माप नहीं सकते। हम लोग ओरिजिन बताना हम लोग को बहुत जरूरी होता है। तो अगर तुमको ये बता दे कि आज से जब भी हम लोग कोई पॉइंट पकड़ेंगे वो इस बोर्ड के इस कोने से मापेंगे, तो जब अब अगर पूछेंगे इसका दूरी कितना है, तो सिंपली एक स्केल लोगे, यहां से यहां तक माप दोगे, तो दिस इज इट्स डिस्टेंस। कहां से मापे हैं? ओरिजिन से मापे। तो यहां पर भी हम लोगों को एक ओरिजिन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। चलो ओरिजिन स्पेसिफाई करते हैं। लेट दिस पॉइंट बी दी ओरिजिन। कोई भी हम लोग ओरिजिन स्पेसिफाई कर सकते हैं, बिकॉज हम लोगों को कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पुट नहीं किया गया है। लेट दैट बी दी ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर बोलो या पोजीशन बोल दो, बात एक ही है। एक ही नहीं है, ऑफ कोर्स उसमें डायरेक्शन आ जाएगा। जब हम लोग पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तब एक डायरेक्शन ऐड हो जाएगा, उसमें से डायरेक्शन हटा दिए तो हमको ये दूरी की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। लेट दिस डिस्टेंस बी r1। यहां से इसकी दूरी पकड़ लेते हैं r2 और इसकी दूरी पकड़ लेते हैं r3। अब क्या? अब हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सपोज सेंटर ऑफ मास यहां पर है, हमको मालूम नहीं है कहां है, बट हम पकड़ लेते हैं यहां पर है। तो इसकी दूरी कितनी होगी? यहां से इसको पकड़ लेते हैं कैपिटल R। बस यही कैपिटल R का वैल्यू निकालना है हम लोगों को, सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है। इसका मास तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज अज्यूम्ड टू हैव कॉन्सेंट्रेटेड मास ऑफ एंटायर बॉडी। तो यहां पे इसका मास हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक चीज देखो, अभी जब हम लोगों ने मोमेंट के बारे में पढ़ा था, मोमेंट ऑफ फोर्स, वहां पे हम लोगों ने बैलेंस कंडीशन में क्या देखा था कि इस साइड का मोमेंट और इस साइड का मोमेंट दोनों बराबर होना चाहिए। बस यही लॉजिक हम लोग पकड़ेंगे। क्यों पकड़ेंगे ये लॉजिक? बिकॉज पूरे बॉडी पे जो हम मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सेम मोमेंट हम क्रिएट कर देंगे सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे ही वो एक्शन करके। इसीलिए सेंटर ऑफ मास वाला एक्शन का मोमेंट और पूरे बॉडी पे किया गया मोमेंट दोनों बराबर रहता है। ये एक प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का लॉ है, नियम है कि द मोमेंट क्रिएटेड एट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट्स ऑफ द एंटायर बॉडी। यानी अगर इसी जो भी हम बोले इसको मैथमेटिकल टर्म देना चाहें तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया टोटल मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास इनटू इट्स डिस्टेंस। ये हो गया मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ मास निकाल रहे हैं यहाँ पे, या पकड़ लो मोमेंट निकाल रहे हैं। दिस इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोमेंट्स का समेशन, यानी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। यहां पे सभी का जो मोमेंट है, सभी बॉडी का इंडिविजुअल जो मोमेंट है उसको हम लोग ऐड कर दे रहे हैं। सभी बॉडी पे जो मोमेंट लगेगा वही सेम मोमेंट अगर हम सेंटर ऑफ मास पे देंगे तो हमको सेम मोशन मिल जाएगा। तो यही लॉजिक से हम बोल रहे हैं
सेंटर ऑफ मास में जो मोमेंट क्रिएट किया जा रहा है सेम मोमेंट क्रिएट होगा अगर हम लोग इंडिविजुअल हर एक पार्टिकल पे देंगे किसी एक रिजिड बॉडी का। ये टोटल एक रिजिड बॉडी है, तो उस रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग सेम मोमेंट ऑफ मास देंगे, ऐड कर दिए, तो दैट मोमेंट ऑफ मास विल बी इक्वल टू द मोमेंट क्रिएटेड एट दिस सेंटर ऑफ मास। तो ये बात याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये है फॉर सेंटर ऑफ मास और ये होगा इंडिविजुअल particles of a rigid body। ये हो गया। अब हमको चाहिए क्या, बस भी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यानी R चाहिए, तो R इधर रखते हैं और बाकी सब उधर भेज देते हैं, यानी m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 वो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा हम लोगों का टोटल लोकेशन ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास विच वी आर लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे ये मत समझना कि सिर्फ r का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, चाहो तो r का वेक्टर भी ले सकते हो, जहां से हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। ये अगर उसका मैग्नीट्यूड हो गया तो इस मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज r कैप। हम लोगों ने इसको बड़े अच्छे से वेक्टर के एक चैप्टर में समझ लिया था। तो सिंपल ही एक फॉर्मूला था हमारे पास, दैट इज कि a वेक्टर वाज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ a। यहाँ पे हम लोगों का a वेक्टर मिल जाएगा, ये हम लोग निकाल ले रहे हैं, इसको निकालना आसान हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उस पर भी हम लोग नहीं चर्चा करने वाले हैं, हम लोग जस्ट फोकस कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग 2 बॉडी सिस्टम लेंगे, 3 बॉडी सिस्टम लेंगे, n बॉडी सिस्टम लेंगे। उस n बॉडी सिस्टम, 2 बॉडी सिस्टम या 3 बॉडी सिस्टम को 2 डायमेंशनल सिस्टम में डालेंगे और सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे, और उन्हीं सबको फिर 3 डायमेंशन में डालेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कैसे बिहेव करेगा। बट बिफोर दैट इसको देखो और एब्जॉर्ब करो, अच्छे से समझ लो क्या है क्या नहीं, उस पर हम लोग मूव करते हैं थोड़ी देर बाद में।